नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो भी एक इंडियन एमएनसी एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी के बारे में। अगर आप समझ गए हैं कि आज की वीडियो किस स्मार्टफोन कंपनी पर है तो अभी के अभी जाकर कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ उस कंपनी के बारे में कुछ नया और बेहतरीन जानने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कोई गिरकर कैसे उठता है और कभी मार्केट का राजा होने से लेकर उसको किसी द्वारा ना पूछे जाने तक और फिर खड़े होकर अपने अस्तित्व का परिचय देना। ज़्यादा ध्यान से सोचिए मत, हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। इस कंपनी की शुरुआत राहुल शर्मा और रोहित पटेल द्वारा 2000 में एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में हुई थी और 2008 तक इसने मोबाइल हैंडसेट के कारोबार में अपना कदम रखा। इनकी तरक्की इतनी तेजी से हो रही थी कि 2010 में ही भारत की बड़ी कंपनी में से एक बन गई थी जो लो प्राइस सेगमेंट्स फोन के लिए जानी जाती थी। 2008 में कंपनी की हिस्सेदारी 0.59% से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 6.24 हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2009 और 10 में माइक्रोमैक्स भारत में सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाला मोबाइल ब्रांड बन गया। 30 जून 2009 में फोन की सेलिंग 123.48% बढ़कर 11,50,000 यूनिट हो गई और 31 मार्च 2010 तक ये यूनिट 25,70,000 तक पहुंच चुके थे। 2014 तक ये लोकल न रहकर पूरे विश्व मोबाइल विक्रेता के रूप में 10वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यही नहीं, माइक्रोमैक्स के फ़ोनों की सेल सैमसंग के फ़ोनों से ज़्यादा थी। माइक्रोमैक्स पहली कंपनी बनी जिसने रशिया को फ़ोन एक्सपोर्ट करा। माइक्रोमैक्स ओईएम से प्रोडक्ट असेंबल करवाती थी जो चाइना की एक कंपनी थी, फिर उसे अपने नाम से बेचा करती थी। पर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी कामयाबी के बावजूद एक कंपनी गुमनामी के अंधेरे में चली गई। 2019 तक कंपनी की वैल्यू 2015 की तुलना में 90% गिर चुकी थी। पूरे देश में माइक्रोमैक्स के 23 घरेलू कार्यालय हैं जो हांगकांग, यूएसए, दुबई और नेपाल में हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माइक्रोमैक्स हमेशा जरूरतों के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया करता था। इस बात की सच्चाई का पता हमें इस घटना से चलता है कि राहुल शर्मा एक बार बंगाल गए थे तो वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपना फ़ोन ट्रक की बैटरी से चार्ज कर रहे थे। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचाना और सस्ते फ़ोन ज़्यादा बैटरी बैकअप के साथ बनाने लगे जिसकी बैटरी 30 दिन तक चल सके। आपने एक चीज़ पर अगर ध्यान दिया हो तो माइक्रोमैक्स हमेशा एक्सपेरिमेंट मार्केट गैप को देख के किया करता था। राहुल शर्मा कुछ न कुछ नया करते रहते थे, इसलिए उन्होंने जब एक दिन देखा कि चीफ 3 सिम कार्ड अलग अलग फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने डुअल सिम फ़ोन लाकर रातों रात रेवोल्यूशन ला दिया। इसके बाद उन्होंने यंगस्टर जनरेशन के लिए ब्लूटूथ अनेबल फ़ोन इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी माइक्रोमैक्स के द्वारा लाया गया था। ये कुछ कारण हैं जिनसे माइक्रोमैक्स को भारत के अंदर और विश्व में लोकप्रिय कर दिया। 2015 में माइक्रोमैक्स नोकिया का सप्लायर ना रहकर उनसे भी बड़ा ब्रांड बन गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से माइक्रोमैक्स ने अपनी मार्केट पावर को खो दिया। नंबर 1, एंट्रेंस ऑफ जियो। जियो के आते ही जो लोग 2G 3G नेटवर्क यूज करते थे वो 4G पर इतनी तेजी से शिफ्ट हो गए जिस बात को माइक्रोमैक्स ने नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लोगों को 4G चलाने की लत लग गई थी जिसकी वजह से लोग काफ़ी तेज़ी से 4G फ़ोनों की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे थे और उस समय माइक्रोमैक्स के मार्केट में मौजूद 40 फ़ोनों में से भी कोई भी 4G नहीं था। कंपनी OEM को ऑर्डर दे सकती थी फ़ोन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो 4G एसेसरीज से अपग्रेडेड होकर बिजनेस प्रैक्टिस थी कि फ़ोन बेचकर जो मुनाफा आता था उससे नया फ़ोन ऑर्डर करते थे। रातों रात माइक्रोमैक्स 3G फ़ोन का स्टॉक भरा पाया जिसे कोई नहीं चाहता था। नंबर 2, चाइनीज़ फ़ोन कॉम्पिटिटर्स। माइक्रोमैक्स ब्रांड के नीचे ज़्यादातर फ़ोन चाइनीज़ कंपनी बनाती थी जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, जिससे इनको भारत का बड़ा ग्राहक केंद्र दिखाई दिया। ये कंपनी भारत के बाजार में आने के लिए रास्ते खोजने लगी। जियो के आने के बाद उनको रास्ता मिल गया और उन्होंने अपने 4G रेडी फ़ोन बाजार में लाकर और छा गए भारतीय ग्राहकों के दिलों में। माइक्रोमैक्स इन सब कंपनियों का सामना करने में सक्षम था क्योंकि वह भारत में सेटल ब्रांड था, पर इतने में मेड इन इंडिया कैंपिंग चल गया और ओप्पो, वीवो, जियोनी, शाओमी जैसे कंपनियों ने भारत में असेंबलिंग शुरू कर दी। अब माइक्रोमैक्स के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा था। माइक्रोमैक्स अफोर्डेबल फ़ोन बेच रहा था पर चाइना से मंगवा के। चाइनीज़ कंपनियां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में एक्सपर्ट और ये अच्छी क्वालिटी कम दामों पर दे देते थे और दूसरी ओर माइक्रोमैक्स क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर ध्यान देता था। चाइनीज ब्रांड के पास फाइनेंशियल पावर भी थी। उन्होंने ऑफलाइन रिटेलर्स को इंसेंटिव ऑफर दिखा कर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराया जिससे चाइनीज इन्वेंशन को पूरा कर दिया और 2018 तक भारत के 67% स्मार्टफोन बाजार में कंट्रोल कर लिया और वहीं माइक्रोमैक्स की मार्केटिंग शेयर 9% से 3.4% गिर गया।
और थर्ड पॉइंट है डिमोनेटाइजेशन। माइक्रोमैक्स दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा था और तैयार था अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, पर इतने में नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया और माइक्रोमैक्स की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि माइक्रोमैक्स के ज्यादातर प्रोडक्ट 2000 से नीचे और नगद पैसे पर निर्भर रहते थे। तब ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग इतना नहीं था, जिसकी वजह से उनके सारे प्लान पर पानी फिर गया और माइक्रोमैक्स को बहुत कॉस्टली पड़ा। माइक्रोमैक्स भले ही अभी स्पॉटलाइट शेयर नहीं कर पा रही है अपने इन ब्रांडों को लॉन्च करके, वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। माइक्रोमैक्स ने वापसी करने का अच्छा मौका चुना जब देश में एंटी चाइना सेगमेंट चल रहा है और लोग मेड इन इंडिया ऑप्शन खोज रहे हैं। माइक्रोमैक्स ने बड़ी चालाकी से टेक्नोलॉजी एडवांस फ़ोन कम दाम पर लॉन्च कर रहा है, जो एक अच्छा कदम है जब उसे पता चला है कि उसके कॉम्पिटिटर्स मजबूत हैं और उनका सामना करना तभी मुमकिन है जब माइक्रोमैक्स अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को दूसरों से अच्छा प्रूव करता है। तो क्या माइक्रोमैक्स अपने वादे पर खरा उतरेगा और अपना मार्केट शेयर वापस लेने में कामयाब रहेगा? ये भविष्य की बात, पर हम माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करेंगे, आप भी करें। धन्यवाद।